बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, जो कि है बेसिक कंसेप्ट्स। इस लेक्चर में आप लोगों को मैट्रिक और एफएससी लेवल के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और कुछ हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स भी ऐड किए हैं। तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने जा रहा है और ये बहुत बेस्ट है उन लोगों के लिए जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द टेस्ट देना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। अगर तो आप इस लेक्चर को सीरियसली देखते हैं, अच्छी तरह अपने नोट्स बनाते हैं साथ में, और उसके बाद जो है आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। जो बच्चा जितना ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेगा वो ड्यूरिंग पेपर जो है कंफ्यूज नहीं होगा। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि लेक्चर देखने के बाद ये सारे जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, इनको गो थ्रू करने के बाद आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस किसी भी बुक से लाजमी करनी है। कोर्स की बुक्स ले लें, मैट्रिक एफएससी की बुक के एमसीक्यूज़ तो लाजमी करें आप। एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज़ होते हैं, एडिशनल एमसीक्यूज़ भी गिवन होते हैं कि बुक्स में, वहाँ से करें। और इसके अलावा बहुत सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत सी बुक्स पीडीएफ में भी अवेलेबल होती हैं या फिर आपके पास हार्ड फॉर्म में भी यकीनन होंगी, तो आप कहीं से भी करें, लेकिन एमसीक्यूज़ की टॉपिक वाइज तैयारी लाजमी करें। टॉपिक वाइज नहीं करते तो ऑन द होल चैप्टर वाइज कर लें, लेकिन एमसीक्यूज़ की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप लाजमी कंफ्यूज होते हैं एग्ज़ाम में। तो बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। आप लोग केमिस्ट्री की डेफिनेशन से तो वाकिफ़ हैं, यकीनन सब ने जो है वो मास्टर्स तो लाजमी किया हुआ होगा केमिस्ट्री में, तो आई थिंक इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दैन फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं एज़ इट इज़ रीड कर दूँगी, वो आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, और कुछ ऐसी होंगी फिर वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि जो है हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलॉन्ग विद चेंजेस इन दोज प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के नेम से ही हमें समझ आ जाती है कि केमिस्ट्री की वो वाली शाख जिसमें हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और फिर इनकी चेंजेस, जो प्रॉपर्टीज़ की चेंजेस हैं, वो भी इसमें डिस्कस की जाती हैं। इसके अलावा लिवाइजे की बात करें, एंटोनी लिवाइजे जो हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये यकीनन 3-4 क्लास की बुक्स में भी साइंस में मैटर की डेफिनेशन होती है। तो कोई भी चीज़ जिसका वजन होता है और जो जगह घेरती है तो उसको हम मैटर कहते हैं, मादा कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एटम, एंड एटम कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? ये एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं विद सेम एटॉमिक नंबर, मीन के इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होते हैं, एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होती हैं। सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। आइसोटॉप जो वर्ड है इसका मतलब भी ये होता है, आइसो मीन सेम एंड टॉप मीन पोजीशन, मीन के पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन भी सेम होती है। डिफरेंट मैस नंबर्स, इनके मैस नंबर्स डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो मैस नंबर पे डिपेंडेंट होती हैं। तो अब यहाँ पे हम आइसोटॉप्स की एग्जांपल्स देखते हैं। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, H1, H2 एंड H3, मीन के प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। उसके बाद ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। यहाँ पे डेफिनेशन इनकी एग्जांपल में आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे नीचे जो रिटर्न होता है ये आपके पास होता है एटॉमिक नंबर। कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर, तीनों आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम है। मैस नंबर जो है वो तीनों का डिफरेंट है, एक कार्बन का है जी 12 और दूसरे का है 13 और तीसरे का है 14, और सेम इसी तरह जो है वो बाकी एग्जांपल्स में भी। तो उसके बाद हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये इसके 3 आइसोटॉप्स हैं। ऑक्सीजन के जो हैं वो हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। निकल के 5 आइसोटॉप्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपने इनकी तादाद याद रखनी है। क्लोरीन और ब्रोमीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। सिल्वर के 16 आइसोटॉप्स होते हैं। प्लाडियम और कैल्शियम के 6 आइसोटॉप्स होते हैं। कैडमियम के 9 होते हैं। टिन के 11 होते हैं। और इसके अलावा ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ एक आइसोटॉप होता है और इनको हम मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। बेरिलियम, आर्सेनिक है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, सोडियम है और
गोल्ड है हमारे पास, तो ये मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट हैं। इसके लिए आप कोई भी ट्रिक याद कर लें और उस ट्रिक से आप अच्छे से जो है इनको अपने माइंड में बिठा लें, ताकि पेपर में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट, तो फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाए कि ये वाला जो था वो मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट था। तो मैंने भी एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये इस तरह से आप कर सकते हैं, बी एज इंटेलिजेंट, फास्ट, नॉट एक्सेसिबल, सोडियम Na है तो नॉट एक्सेसिबल, एज़ यू, यहाँ से ए का मैंने एज़ किया और यू का यू किया, तो एज़ यू आर प्रीशियस। तो ये एक ट्रिक जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप लोग अपनी भी बना सकते हैं। बी एज़ इंटेलिजेंट, फास्ट, नॉट एक्सेसिबल, एज़ यू आर प्रीशियस। तो ये जो है हमारे पास मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स हैं। और आइसोटॉपी का जो फिनोमेना है वो डिस्कवर किया था सोडे ने, तो ये भी आप लोग नोट कर लें। ये मैंने आगे नोट्स में मेंशन किया है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। ऐसे ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। मीन के जैसे आइसोटॉप्स थे ना, तो वो एक ही एलिमेंट के एटम्स थे, ये फिर एक एलिमेंट के एटम्स नहीं होंगे। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इट्स मीन कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं और इनका एटॉमिक मास सेम होता है। मीन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़रूरी नहीं है कि एक जितने हों, प्रोटॉन जितने एक आइसोटॉप के आइसोबार के हैं दूसरे के भी उतने ही हों। मीन के वो सम करके उनका टोटल जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कि ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं और सेम इनका मास नंबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम इनका सेम होता है। डिफरेंट इनके एटॉमिक नंबर होते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बट सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद जी एग्जांपल्स आ जाती हैं, आर्गॉन और कैल्शियम की एग्जांपल इनमें आप देखेंगे तो दोनों का 40-40 है मास नंबर। और कार्बन और नाइट्रोजन की एग्जांपल आ जाती है, कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। इसके अलावा सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गोन की एग्जांपल आ जाती है, 36 है तीनों का मास नंबर। और सोडियम और मैग्नीशियम 24, एलुमिनियम और सिलिकॉन 27। तो ये हमारे पास आइसोबार्स की एग्जांपल थी। फिर हमारे पास आ जाते हैं आइसोटोन्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स के नेम से पता चल रहा है कि इनके न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। मीन के एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। They often appear in decay chains where beta decay adjust protons while keeping neutrons fixed. बीटा डिके जब आप आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो है बीटा डिके जिस एलिमेंट में होता है ना, तो वहाँ पे आपके पास प्रोटॉन्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे लेकिन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड रहेंगे। तो ये बीटा डिके मीन के जब एक इलेक्ट्रॉन का होता है हमारे पास डिके, यहाँ पे बेसिकली न्यूट्रॉन का डिके होता है और वो चेंज होता है जी एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में और एक न्यूट्रिनो में चेंज होता है। ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो बीटा डिके के बाद जो है हमारे पास जो स्पीशीज़ बनती हैं वो बनती हैं जी आइसोटोन्स। और आइसोटोन्स की एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास बोरोन और कार्बन की एग्जांपल आ जाती है। इनके देखें तो न्यूट्रॉन्स की तादाद दोनों की 7 है, एटॉमिक नंबर बोरोन का 5 है और कार्बन का 6 है। इसके अलावा सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फ़र ये भी एग्जांपल आ जाती हैं। तीनों का जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो 16 है। एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का 14 है, फास्फोरस का 15 है और सल्फ़र का 16 है। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनका एटॉमिक नंबर 6, 7, 8 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 7 हैं। तो ये हैं जी आइसोटोन्स। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है पेपर में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कौन सी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इक्वल होती है। 10 इलेक्ट्रॉन वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आप देखें, N3 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है और F नेगेटिव है, नियॉन है और Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, ये हैं इसके एग्जांपल्स। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के और अगर तो ऊपर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस मीन के एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, तो टोटल आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। और अगर प्लस का साइन लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम के टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Na प्लस है, सोडियम प्लस आइन है, तो इट्स मीन कि इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो टोटल इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। इस तरह F नेगेटिव की बात करें तो इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके ऊपर माइनस का साइन है तो मीन के एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास
10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये सारी स्पीशीज़ जो हैं ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 18 इलेक्ट्रॉन्स वालों की। 18 इलेक्ट्रॉन वालों में आपके पास P3 नेगेटिव है, S2 नेगेटिव है, क्लोराइड आयन है, Ar नेगेटिव है, K पॉजिटिव है और Ca2 पॉजिटिव है। तो इनको आप लिख के चेक कीजिएगा। उसके बाद आइसोस्टर्स हैं, मॉलिक्यूल्स विद सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लीडिंग टू सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक N2 एंड CO। नाइट्रोजन का आपके पास जी मॉलिक्यूल है और कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, दोनों में 2 एटम है। N2 में 2 नाइट्रोजन के एटम है, CO में जो है एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, इसके भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 2 हैं। दोनों में आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के एक एटम के 7 और दूसरे एटम के 7 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसके 14 हो गए। कार्बन की बात करें तो कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8, तो 6 और 8 को आप प्लस करेंगे तो वो भी आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इन दोनों का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है डायमंड एंड सिलिकॉन की इन एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है आइसोस्टर्स की। Subatomic particles are those particles which are made up of other particles called fundamental particles, and examples of subatomic particles are proton, electrons and neutrons. Fundamental particles have many types, and these are such particles which are not made of other particles like fermions and bosons. Fermions, it is the example of matter, and its famous example is quarks. And boson, these are forces, and its example is photons, और वी कैन से दीज आर एनर्जीज। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री की। कुछ ग्रीक फ़िलासफ़र्स जो थे उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जो मैटर है वो बना हुआ है जी बेसिक यूनिट से। मीन के मैटर को हम डिवाइड करते जाएं तो एक बेसिक यूनिट तक पहुंच जाते हैं, और वो जो बेसिक यूनिट होता है वो इंडिविजिबल होता है, मीन के उसको फर्दर जो है तोड़ा नहीं जा सकता। ये ग्रीक फ़िलासफ़र जो थे ये इनकी ओनली ऑब्जर्वेशंस थी, दे डिडंट एक्सपेरिमेंटेड, मीन के दे डोंट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है डेमोक्राइटस जो थे, इन्होंने एटम का वर्ड लिया था एटोमस से, ठीक है। एटोमस जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। तो पहले ये समझा जाता था कि एटम जो है उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। डाल्टन्सबर्ग की बात करें तो ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे और इन्होंने कुछ लॉज पेश किए थे। एक लॉ इन्होंने पेश किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, और एटॉमिक थ्योरी दी थी। इनकी मेन जो है ये काम है, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ एटम क्योंकि इन्होंने एटम को प्रूव किया था। बर्जीलियस के वर्क की बात करें तो बर्जीलियस एक स्वीडिश केमिस्ट थे। उन्होंने एटॉमिक मैसेज के बारे में बताया और एलिमेंट्स को सिंबल दिए, जो आजकल हम सिंबल यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन के लिए H यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन के लिए C। तो ये हमें बताए थे जी जैकब बर्जीलियस ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं एविडेंसेस ऑफ एन एटम। एटम को हम कैसे जो है वो साबित कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप्स की बात करें तो 2 तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है इसमें लाइट को यूज़ किया जाता है, विजिबल लाइट को, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 500 नैनोमीटर तक होती है। तो 500 नैनोमीटर जब लाइट हम यूज़ कर रहे हैं और इसकी इतनी वेवलेंथ है, तो इससे हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से जिनका साइज़ जो है वो लाइट की वेवलेंथ के या तो इक्वल हो या उससे बड़ा हो। मीन के 500 नैनोमीटर से छोटे साइज़ के पार्टिकल्स को, छोटे साइज़ की चीज़ों को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। कैसे ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं जिनका साइज़ इक्वल हो या ग्रेटर देन 500 नैनोमीटर हो। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है इसमें ऑर्डिनरी विजिबल लाइट की बजाय इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज़ किया जाता है जिनकी वेवलेंथ लेस देन 500 नैनोमीटर होती है। इसलिए हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं जिसका साइज़ लेस देन 500 नैनोमीटर हो। मीन के एटम को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एक्सरे स्टडी की बात करें तो 20th सेंचुरी में एटॉमिक डायमीटर जो एक्सरे स्टडी से बताया गया वो है 2 × 10⁻⁻10 मीटर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.2 × 10⁻⁹ मीटर, या फिर नैनोमीटर में हम करें तो 0.2 नैनोमीटर जो है वो एक एटम का डायमीटर एक्सरे स्टडी से बताया गया। मैस ऑफ एटम की बात करें तो एटम के मैसेज की जो रेंज होती है वो 10⁻⁻27 kg से 10⁻⁻25 kg तक होती है। 1 AMU जो यूनिट होता है एटॉमिक मैस यूनिट, वो इक्वल होता है, अगर किलोग्राम या ग्राम से कंपेयर करें उसे, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 × 10⁻⁻27 kg होता है, और 1 AMU इज इक्वल टू 1.667 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है।
एटम्स इन अ फुल स्टॉप। एक बहुत हैरानकुन बात है कि एटम का साइज़ इतना छोटा होता है कि एक जो फुल स्टॉप होता है उसमें तकरीबन 2 मिलियंस एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जी छोटा सा टॉपिक आ जाता है मैटर का। मैटर जो है इसको फर्दर प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर्स में डिवाइड किया जा सकता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, ठीक है, और कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। और इसमें हम बहुत बेस्ट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं वाटर की, ठीक है। वाटर को आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन में जो है वो मिले हुए हैं, और इसके कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम फिजिकल मीन से फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह से सेपरेट नहीं कर सकते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, और इनके जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम बहुत बेस्ट एग्जांपल ले लें, चाय की एग्जांपल ले लें। चाय को जब हम छानते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, तो हम उसमें से पत्ती को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, तो ये एक मिक्सचर की एग्जांपल है। फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, इस तरह के प्रोसेस से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ये इसके एग्जांपल आ जाती हैं। उसके बाद हम मिक्सचर की फ़र्दर हम इसकी कैटेगराइज़ करें इसको, तो ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर आ जाते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ जाते हैं। होमोजीनियस, होमो मीन यूनिफॉर्म, और होमो के नेम से पता चल रहा है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, जैसे एयर है और शुगर सोल्यूशन है। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं इनकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, जैसे सैंड इन वाटर है, रेत को आप पानी में डाल दें तो उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें हमारे पास बेसिकली कोलाइड्स और सस्पेंशन जो हैं वो एग्जांपल आ जाती है। अब हम प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरीज देखें तो एलिमेंट और कंपाउंड आ जाता है। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट क्या होते हैं कि एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे H2 है और गोल्ड है, सोडियम है, तो ये एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं। और कंपाउंड की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशो बाय मास लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इस चैप्टर में आपने न्यूमेरिकल्स पे जो है वो तवज्जो देनी है, बहुत अच्छी तरह उनको सॉल्व करना है, और उन्हीं की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो है पेपर में आप लोग अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें अपना पेपर। उसके बाद जी मॉलिक्यूल की बात करें तो ग्रुप ऑफ एटम्स सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। एटम्स वो हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्म मॉलिक्यूल, और वो एटम्स जो हैं सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल जो होता है वो बेसिकली कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एटम की बात करते हैं तो हम कहते हैं एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एटम मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो मॉलिक्यूल के एग्जांपल देखें तो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन वगैरह है। कंपाउंड की बात करें तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। इसमें 1 की तो हम बात ही नहीं करते, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम्स नहीं होंगे इसमें, तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। दे मे बी मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आइंस। और कंपाउंड जो हैं वो मॉलिक्यूल्स से भी बने हुए हो सकते हैं, आयन से भी बने हुए हो सकते हैं, मीन के मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड शुगर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आइंस। आइंस जो हैं ये चार्ज कैरिंग स्पीशीज़ होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इनको हम फर्दर डिवाइड करें तो एक हमारे पास एटॉमिक आइंस होते हैं और दूसरे मॉलिक्यूलर आइंस होते हैं। पहले हम एटॉमिक आइंस को फर्दर डिवाइड करके देखते हैं। एटॉमिक आइंस में हमारे पास जो हैं वो मोनो एटॉमिक आइंस आ जाते हैं और पॉली एटॉमिक आइंस आ जाते हैं। इनके नेम से पता चल रहा है कि जो मोनो एटॉमिक आइंस होते हैं वो एक एटम पे मुश्तमिल होंगे, और पॉली एटॉमिक आइंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं। जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है तो वो आयन में चेंज हो जाता है। अगर तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको हम कैटाइन कहेंगे। और अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसको हम एनाइन कहेंगे। कैटाइन के एग्जाम्पल आपके पास बहुत सिंपल एग्जांपल है सोडियम आयन, और एनाइन की एग्जांपल आपके पास आ जाती है जी क्लोराइड आयन। पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करें तो दीज आर प्रोड्यूस बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज। और इसमें आपके पास ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ चार्ज होता है, लाइक सल्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन, मैग्नेट आयन है और डाइक्रोमेट आयन, पर मैग्नेट आयन और डाइक्रोमेट आयन। तो ये सारे हैं इनके एग्जांपल्स, इनके फार्मूले वगैरह आप याद कर लीजिएगा। और इसमें आपने इसको जो है वो मॉलिक्यूलर आयन के साथ कंफ्यूज नहीं करना, पॉलीएटॉमिक आयंस को। पॉलीएटॉमिक आयंस बेसिकली कौन से होते हैं, इनका आप चार्ज ख़त्म करके देखें तो आपके पास जो है जो स्पीशी बच जाएगी वो अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगी तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर आयन होगी, लाइक दिस। जैसे हम SO4
टू नेगेटिव की एग्जांपल लें। अब इसमें से आप टू नेगेटिव को रिमूव कर लें, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या SO4 जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। SO4 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन नहीं था SO4 टू नेगेटिव, बल्कि एक पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास एग्जांपल आ जाती है CH4 पॉजिटिव, तो इसका आप पॉजिटिव रिमूव करके देखें तो क्या CH4 जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। येस, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस, सो इट्स अ मॉलिक्यूलर आयन। CH4 पॉजिटिव इज़ अ मॉलिक्यूलर आयन। तो इस तरह से आप जो है वो समझ सकते हैं चार्ज को रिमूव करके, और देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन है या जस्ट पॉलीएटॉमिक आयन है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मॉलिक्यूलर आयंस। दीज आर फॉर्म्ड बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और एक्सरेज और अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू गैशियस मॉलिक्यूल्स। इनमें फर्दर टू कैटेगरीज हैं इनकी। मॉलिक्यूलर एनाइंस होते हैं, मॉलिक्यूलर कैटाइंस होते हैं। मॉलिक्यूलर एनाइंस में आपके पास ऑक्सीजन की एग्जांपल मैंने दी है, O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। इसके अलावा मॉलिक्यूलर कैटाइंस में बहुत सी एग्जांपल्स दी हैं, हीलियम की दी है, ऑक्सीजन की दी है, अमोनिया की दी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन वगैरह की आप दे सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादा एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आपके माइंड में ये एक इमेज बन जाए कि जो मॉलिक्यूलर कैटाइंस होते हैं वो ज़्यादा अबंडेंटली पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर एनाइंस। ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो ये इनकी एप्लीकेशन है कि मॉलिक्यूलर एनाइन को मॉलिक्यूलर आइंस को हम तोड़ के जो है किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की बेसिकली हमारे पास हम तीन तरह से इनको कैटेगराइज करते हैं। एक डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ एटम्स, दूसरा डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एटम्स, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ़ एटम्स की बेस पे जब हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके नेम से पता जा रहा है कि जो कि एक एटम पे मुश्तमिल होंगे, और इनकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल है नोबल गैसेस। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और इसमें आपके पास जो है डायटॉमिक आ जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ट्राइएटॉमिक आ जाएंगे, जैसे ओजोन और वाटर हैं। टेट्राएटॉमिक आ जाएंगे, जैसे मीथेन है और फॉस्फोरस वगैरह हैं। और इसके अलावा अप टू सॉन पेंटाएटॉमिक, इस तरह करके जो है फर्दर इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस को नेचर ऑफ एटम्स के लिहाज से हम डिवाइड करें तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स को होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं, और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं। तो होमोएटॉमिक वाले बेसिकली ये एलिमेंट्स होंगे, और हेटेरोएटॉमिक वाले ये हमारे पास कंपाउंड्स होंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से हम डिवाइड करते हैं तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास लेस देन 1000 एटॉमिक मास यूनिट होता है वो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 1000 एटॉमिक मास यूनिट होता है वो आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल देखें, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती हैं डायमंड, DNA, क्लोरोफिल, प्रोटीन्स वगैरह। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का फिनोमेना सोडे ने 1913 में डिस्कवर किया था, और टोटल आइसोटॉप्स 180 हैं, जिसमें से नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स 280 हैं, और नहीं 580 होंगे यहाँ हमारे पास। यस, यहाँ पे नोट्स में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो ये आप सेट कर लीजिएगा। टोटल आपके पास हैं 580 आइसोटॉप्स, और नेचुरली अकरिंग उसमें से आपके पास 280 हैं, और आर्टिफिशियल जो हैं वो 300 हैं। और फर्दर हम नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स को डिवाइड करें तो रेडियो एक्टिव और स्टेबल आ जाते हैं। जो रेडियो एक्टिव हैं वो 40 हैं और स्टेबल 240 हैं। फिर जो हमारे पास स्टेबल आइसोटॉप्स हैं नेचुरली अकरिंग, उनको फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास जो इवन अटोमिक नंबर एंड इवन मैस नंबर वाले आइसोटॉप्स हैं वो तकरीबन 154 हैं, और ऑड अटोमिक नंबर और ऑड मैस नंबर वाले जो हैं वो हैं 86। तो ये इन को आप अच्छे से याद कर लें। आइसोटॉप्स विद मैस नंबर 4 और मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे आइसोटॉप्स जो कि 4 का मल्टीपल है जिनका मैस नंबर, वो अबंडेंटली पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है और आयरन है। ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40 और आयरन 56। ये 50% अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट हैं। कौन से आइसोटॉप्स जिनका मैस नंबर जो है वो 4 का मल्टीपल है। और जो ऑड नंबर वाले हैं, ऑड एटॉमिक नंबर वाले आइसोटॉप्स होते हैं, उनके स्टेबल आइसोटॉप्स जो होते हैं वो जस्ट 2 या लेस देन 2 होते हैं। और जो हमारे पास इवन एटॉमिक नंबर वाले आइसोटॉप्स हैं, उनके स्टेबल आइसोटॉप्स जो होते हैं वो
ज़्यादा होते हैं, 2 से भी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम एज़ कम्पेयर्ड विद कार्बन 12 इज़ कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एटम का मास कार्बन 12 के साथ जब हम कंपेयर करके लेते हैं तो उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, और एटॉमिक मास यूनिट को हम डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं 12th ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के मास का 12वां हिस्सा जो है उसको हम 1 EMU कहते हैं या एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ ऑलवेज इन फ्रैक्शन। रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा फ्रैक्शन में होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कार्बन 12 के अलावा, कार्बन 12 का होल नंबर में है, बाकी सबके फ्रैक्शन में होते हैं। कार्बन 12 जो है इसको स्टैंडर्ड लिया जाता है, इसके साथ कंपेयर करके बाकी एलिमेंट्स के मासेस को फाइंड किया जाता है। तो इसको स्टैंडर्ड क्यों लिया जाता है, इसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह यह है कि कार्बन 12 एक स्टेबल आइसोटॉप है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, 98.9% है। ये फंडामेंटल एलिमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ईजिली अवेलेबल होता है ये, और प्रिसाइजली इसको मेजर किया जा सकता है स्पेक्ट्रोमीट्री से। तो इस वजह से जो है कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया जाता है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री की बात करें तो रिलेटिव अबंडेंस जो है आइसोटॉप्स की उनको मेजर किया जाता है एक एनालिटिकल मेथड से। इस एनालिटिकल मेथड को हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं। इसके अलावा बाकी भी मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम आइसोटॉप्स को सेपरेट कर सकते हैं। उनकी कुछ मैंने यहाँ पे उनके नेम राइट किए हैं तो वो भी मैं रीड कर देती हूँ। गैशियस डिफ्यूजन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, थर्मल डिफ्यूजन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, डिस्टिलेशन, लेज़र, आइसोटॉप सेपरेशन। ये सारे ऐसे मेथड हैं जिनसे हम आइसोटॉप्स को सेपरेट कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक में यूज़ होता है, और इसके चैम्बर्स के आपने नेम और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद कर लेनी है। आयनाइजेशन चैम्बर जो है इसमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है, गैस को आयनाइज कराया जाता है। वेपराइजेशन चैम्बर में आपने बेसिकली वेपराइजेशन चैम्बर में प्रेशर की रेंज को याद करना है कि 10⁻⁻7 या 10⁻⁶ टॉर तक प्रेशर रखा जाता है वेपराइजेशन चैम्बर में मास स्पेक्ट्रोमीटर में। एनालाइज़र जो है इसमें हम मास टू चार्ज रेशो जो है उसकी बेस पे आइसोटॉप्स को सेपरेट करता है एनालाइज़र, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की जाती है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की जाती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है उसकी स्ट्रेंथ 500 to 2000 वोल्ट रखी जाती है, और इसका काम होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का आइंस को एक्सेलरेट करना, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैपिटल H से शो करते हैं यहाँ पे, और इसका काम होता है आइंस को डिफ्लेक्ट करना सर्कुलर पाथ में ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज वैल्यू। और इसमें ये फार्मूला आप याद कर लें, इनका रिलेशन अच्छी तरह याद करें। m/e = h²r²/2e। मास स्पेक्ट्रोमीटर का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमीटर और आयन कलेक्टर। इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है जब आयंस इसके ऊपर टकराते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ से हमें यहाँ बेसिकली जो इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर है ये इलेक्ट्रॉन जब इस पे टकराते हैं जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट की स्ट्रेंथ के लिहाज से रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बताता है ये वाला जो पार्ट है मास स्पेक्ट्रोमीटर का। डिटेक्टर एंड एनालाइज़र एंड रिकॉर्डर जो हैं ये एम्पलीफाई करते हैं करंट के सिग्नल्स को कंप्यूटर रिकॉर्डर की तरफ भेजते हैं, और फिर वहाँ से हमें ग्राफ बन के मिलता है पीक्स की फॉर्म में। प्रोसेस इज रिपीटेड विद कार्बन 12 एंड करंट स्ट्रेंथ इज कंपेयर टू डिटरमाइन मास नंबर। पहले हम एक अननोन सैंपल के साथ ये सारा प्रोसेस जो है वो करते हैं, और उसके बाद कार्बन 12 के साथ इस सारे प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। फिर कार्बन 12 वाली जो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ आएगी और जो हमारे पास पहले जो हमने अननोन सैंपल को रन किया था, दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, और जो अननोन एलिमेंट था फिर उसके आइसोटॉप्स के जो है रिलेटिव अबंडेंस और उनके मैसेज का हमें पता चलेगा। मीन की ग्राफ को हम कंपेयर करेंगे। मास स्पेक्ट्रोग्राफ यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है डायग्राम में, ये हमें रिज़ल्ट देता है किस शक्ल में, पीक्स की शक्ल में रिज़ल्ट देता है। ये आपके पास ग्राफ है, इसमें आपके पास जो है वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस है, एक्स एक्सिस पे या तो मास टू चार्ज रेशो हो सकती है या फिर मास नंबर हो सकता है। ये नियॉन के लिए ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे हमें 3 पीक्स मिल रही हैं, तो 3 पीक से हमें ये पता चल रहा है कि नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं। मीन के जो पीक की हाइट है वो हमें किस चीज़ के बारे में बता रही है, नंबर और रिलेटिव अबंडेंस के बारे में। पीक की हाइट जो है वो रिलेटिव अबंडेंस के बारे में, क्योंकि हमने इस हाइट को यहाँ से देखना है। ये देखें, ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट पीक की हाइट है, उसके बाद सेकंड वाले की काफ़ी कम है और थर्ड वाले की थोड़ी ज़्यादा है। तो इनकी जो है रिलेटिव अबंडेंस इसी लिहाज से कम और ज़्यादा है, और जहाँ से और नंबर ऑफ़ पीक्स जो हैं वो हमें बता रही हैं कि कितने आइसोटॉप्स हैं नियॉन के। तो टोटल 3 पीक्स हैं, तो 3 आइसोटॉप्स हैं नियॉन के, और इनकी फर्स्ट वाली जो है फर्स्ट वाला 20
पे है तो फर्स्ट जो आइसोटॉप है उसकी आपके पास मास नंबर 20 है और उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 90.92%, सेकंड 21 0.26% उसकी अबंडेंस है और थर्ड है 22 8.8% या 8.82%। तो नियोन के 3 आइसोटॉप्स हैं, तीनों के मास नंबर और तीनों की रिलेटिव अबंडेंस जो है वो हमें इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ से पता चल गई है। एटॉमिक masses आर एवरेज masses ऑफ आइसोटॉप्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। एटॉमिक masses जो होते हैं वो बेसिकली एवरेज masses होते हैं आइसोटॉप्स के प्रोपोर्शनल टू देयर रिलेटिव अबंडेंस। ये आगे फार्मूले से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। एवरेज ऑफ फ्रैक्शनल एटॉमिक masses क्या होते हैं, इसके लिए ये एक फार्मूला यूज़ किया जाता है। जितने भी आइसोटॉप्स हैं, जैसे नियॉन के एग्जांपल से ही हम इसको समझें तो जो मैस है फर्स्ट आइसोटॉप का मैस, उसको हम उसी की रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे नियॉन के केस में फर्स्ट का 20 था मैस और उसकी अबंडेंस थी 90.92, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे प्लस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है सेकंड आइसोटॉप के मैस को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 0.26 से, फिर आगे प्लस आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो है थर्ड आइसोटॉप के मैस को हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का जो आंसर आएगा उनका सम कर लेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस आ जाएगा किसी भी एलिमेंट का। यहाँ पे नियॉन का निकला हमारे पास 20.18 AMU। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद परसेंटेज बाय मास फाइंड किया जाता है, फिर एम्पिरिकल फार्मूला और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इस तरह हम किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फिर परसेंटेज बाय मास, फिर एम्पिरिकल फार्मूला और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये आगे ये जो 4-5 स्टेप्स हैं इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट की बात करें, यहाँ पे एक बात था परसेंटेज बाय मास, तो इसको आगे फार्मूले इसके याद कर लें। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड करने के लिए हम ये 2 फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास वो कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिए हम फार्मूला यूनिट फार्मूला मास वाला फार्मूला लगाएंगे, और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी उस एलिमेंट की। नेक्स्ट है एम्पेरिकल फार्मूला। सिंपल होल नंबर रेशो होती है ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। लाइक हम बेंजीन के एग्जांपल लेते हैं तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, इसकी आप सिंपल होल नंबर रेशो ले लें, 6 के टेबल से इसे कट कर दें तो ये आपके पास CH आ जाएगा, मीन के 1 यहाँ से आ जाएगी सिंपल होल नंबर रेशो। तो ये जो है बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो आपके पास CH है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, और जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो जस्ट सिंपल होल नंबर रेशो बताता है किसी भी कंपाउंड के एटम्स की। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड कैसे करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस से या कंबसन एनालिसिस से, जैसे हम लीबेग्स मेथड भी कहते हैं। और इसमें हम जो कंबसन एनालिसिस है इसमें हम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही एनालाइज करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कंपाउंड जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होते हैं, और प्रोडक्ट्स जो हमें इस सारे प्रोसेस के बाद मिलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। वाटर एब्जॉर्बर्स जो इसमें यूज़ किए जाते हैं इस प्रोसेस में वो मैग्नीशियम परक्लोरेट है, और KClO4 भी कर सकते हैं, सिलिका जेल भी कर सकते हैं, एलुमिनियम भी कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये सारे जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं तो इनको एज अ वाटर ऑब्जॉर्बर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए 50% KOH या फिर 50% NaOH लिया जाता है। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो हमारे पास ये सारा प्रोसेस होता है जो कंबसन एनालिसिस का होता है, इसका कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है कि पहले इसकी फर्नेस होती है, इलेक्ट्रिक फर्नेस। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट चैम्बर जो आ जाता है उसमें वाटर एब्जॉर्बर आ जाता है, मीन के ठीक है वाटर एब्जॉर्बर रखा हुआ होता है। नेक्स्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, और नेक्स्ट जो है आगे हमारे पास जो भी चीज़ बच जाएगी वो आगे नेक्स्ट जाती है। तो यहाँ से जो है हम अपना सैंपल इसके अंदर पुट करते हैं फर्नेस के अंदर, उसे जलाया जाता है, उसके जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आगे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस चैम्बर के अंदर वाटर एब्जॉर्बर रखा हुआ होता है, तो जो भी वाटर वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि MgClO4 के अंदर। उसके बाद जो भी चीज़ें बच जाएंगी वो नेक्स्ट चैम्बर में जाएंगी और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ने एब्जॉर्ब होना है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर मीन 50% KOH या NaOH रखा हुआ होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ने उसको एब्जॉर्ब कर ले उसने जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना है। फिर हमारे पास यहाँ से वाटर भी हमें मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई। तो अब हम उसी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं उनसे हम अपने जो कंपाउंड जो अननोन कंपाउंड है जो कि सैंपल हमने जलाया था उसको आइडेंटिफाई करेंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन की परसेंटेज को फाइंड किया जाता है, उसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें मिला वहाँ से, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमने पहले से मास कैलकुलेट कर लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने से पहले, मल्टीप्लाई 12/44 मल्टीप्लाई 100। तो ये फार्मूला यूज़ किया जाता है परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को हम वाटर से निकालेंगे, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई 2/18 मल्टीप्लाई 100। तो इस फार्मूले से हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज मिल जाएगी। जब हमें कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज मिल जाएगी तो हम फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज के सम को माइनस कर लेंगे। क्योंकि कार्बन के अंदर भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के अंदर भी ऑक्सीजन है, तो हम इसके लिए कोई और फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते थे। हमने जस्ट इन दोनों का सम लेके और 100 में से माइनस कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और ब्रैकेट के बाहर हम n लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला आ जाता है उसको फाइंड करने का। n यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये एक इंटीजर होता है, ये 1 के इक्वल भी हो सकता है, और 1 के इक्वल तब होता है n ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। और ऐसे कुछ कंपाउंड्स की मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हैं। वाटर है HCl है, H2SO4, C2H5Cl है, C12H22O11 एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कंपाउंड हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। उसके बाद मोल की बात करें तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास और आयनिक मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो इसे हम मोल कहते हैं। और मोल का सिंपलेस्ट फार्मूला होता है n इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। तो ये मोल का सिंपलेस्ट फार्मूला है। और किसी भी स्पीशी के मास को AMU के बजाय हम ग्राम में जो है एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम मोल कहेंगे। मोल को आगे फर्दर समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। AMU चूँकि वेरी 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 स्मॉल यूनिट होता है तो उसको जो है अंडरस्टैंड करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस वजह से हम किसी भी स्पीशी के मास को ग्राम या किलोग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, जो कि हमारे लिए समझना ईजी है क्योंकि हम ये यूनिट बेसिकली हम यूज़ करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो मोल को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास वाटर का एक गिलास हो तो उसमें तकरीबन 10 मोल्स वाटर होता है, और 10 मोल्स वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं कि अगर सहारा डेजर्ट जो है उसके ऊपर जितने रेत के पार्टिकल्स पड़े हैं उनसे भी ज़्यादा एक गिलास वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मीन के 10 मोल्स इतनी बड़ी अमाउंट है कि सहारा डेजर्ट जो है वो इतना बड़ा सहरा है, उसके रेत के जो ज़रात हैं उनसे भी ज़्यादा एक पानी के गिलास में, एक ऐसा गिलास जिसमें 10 मोल मौजूद हैं वाटर के, उसमें इतने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं कि सहारा की रेत के ज़रात से भी ज़्यादा हैं। अच्छा, मज़ीद इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल है कि एक कंप्यूटर जो कि 10 मिलियन एटम पर सेकंड की स्पीड रखता हो, काउंटिंग स्पीड 10 मिलियन एटम्स पर सेकंड वो काउंट कर सकता हो, तो उसे 2 बिलियन साल लग जाएंगे एक मोल के पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते करते। तो अब आप देख लेंगे मोल कितनी बड़ी मिकदार होती है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल एक और भी समझने के लिए ले लें कि एक मोल मार्बल को अगर पूरी ज़मीन की सरफेस पे बिछाया जाए तो वो तकरीबन 3 मील थिक जो है वो लेयर बन जाएगी। तो अब खुद सोचें कि एक मोल कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है। उसके बाद ये एवोगैड्रोस नंबर आ जाता है। नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर को हम Na से शो करते हैं और इसकी अमाउंट होती है 6.02 × 10⁻23। और जो मॉलिक्यूल की टर्म थी वो भी फर्स्ट टाइम एवोगैड्रो ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। यहाँ पे मैंने लिखा है एटॉमिक मास, ये एलिमेंट के लिए होता है। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए होता है। फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। और आयनिक मास जो है वो आयनिक स्पीशीज़ के लिए होता है, लाइक OH नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, इस तरह। और फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स के लिए लाइक सोडियम क्लोराइड। मॉलिक्यूलर मास लाइक वाटर H2O CO2। और एटॉमिक मास जो है वो हम एलिमेंट्स के लिए लेते हैं लाइक H2। और इसके अलावा गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, और N2 हो गया, ये सारे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये बात आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगी कि अगर मोल्स की तादाद बराबर है
2 चीज़ें ले लें या 4 चीज़ें ले लें, उनके नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल हैं तो उनमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी इक्वल होंगे। फार्मूला जो यूज़ किया जाता है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को फाइंड करने के लिए, मोल्स को हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ जाते हैं किसी स्पीशी के। फिर मोल को, फार्मूले को आप ओपन करके लिख लें मास ओवर मोलर मास, और फिर उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में हमें क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसके अलावा मोल्स निकालने हो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से, तो आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। एक आइडियल गैस का 1 मोल हम लें तो उसका जो वॉल्यूम होता है उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जहाँ पे होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और प्रेशर जो होगा वो 1 atm होगा। और ये याद रखें कि मोलर वॉल्यूम जो है इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इट डजंट डिपेंड ऑन मास और नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में लें तो 22414 होगी। और मोलर वॉल्यूम हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 1 मोल की इक्वल होता है, और उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्टोइकियोमेट्री। It is quantitative relation between reactants and products according to balanced chemical equation। और यहाँ पे बेसिकली स्टोइकियोमेट्री में हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, तो इस वजह से कुछ जो है वो यहाँ पे शराइत होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी जिनको ओबे करना ज़रूरी है किसी रिएक्शन के लिए, उसी के ऊपर हम स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई कर सकेंगे। एक जी हमारे पास ये शर्त है कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज होना चाहिए, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और ये वाले सारे के सारे रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, मीन के प्रोडक्ट जो है वो रिवर्स रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास होंगे जी इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी भी ओबे होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी ओबे होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स की बात करें या फिर एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री की बात करें, तो हमारे पास अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है, हमें एक स्पीशी के मास दिया हुआ है तो दूसरी का मास फाइंड कर सकते हैं, एक का मास दिया हुआ है तो दूसरी के मोल्स, मीन के रिएक्टेंट्स का मास गिवन है तो हम प्रोडक्ट्स के मोल्स फाइंड कर सकते हैं, या प्रोडक्ट्स के मोल्स गिवन हैं तो हम रिएक्टेंट्स का मास, इस तरह वाइस वर्सा कुछ भी। इस रिलेशनशिप को आप जितना घुमा फिरा लें मीन के, ये हम फाइंड कर सकते हैं। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है, मोल मोल होता है, मोल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होता है, और मोल वॉल्यूम। तो ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल में आप अप्लाई करेंगे तो तब आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएगी। स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट की बात करें तो दीज आर द अमाउंट्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इसी स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन करें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, और इसमें हम रिएक्टेंट्स देखें तो हमारे पास 1 मोल है कार्बन और ऑक्सीजन का। 1 मोल मीन कार्बन के 12 ग्राम्स हैं और ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स हैं। अब अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को इसी अमाउंट की रेशो में लेते हैं तो वो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट होगी, मीन के 12 32 की बजाय अगर हम 24 64 भी ले लें तो ये भी स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग रिएक्टेंट्स आर सच रिएक्शंस इन अ केमिकल रिएक्शन। These are such reactants in a chemical reactions which consume earlier or first in a chemical reaction and give least amount of products. These control amount of product। जब पहले ये कंज्यूम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की अमाउंट फर्दर नहीं बन सकेगी, तो ये प्रोडक्ट को की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। When reactants are not mixed in stoichiometric amounts then one of the reactant act as limiting reactant। अच्छा, इसके एग्जांपल देखें तो 2H2 + 2O2 is changed into 2H2O। वाटर की फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे पुट की है मैंने। इसमें आप देखें तो हाइड्रोजन के जो हैं वो 4 एटम्स बन रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के भी 4 रिएक्टेंट्स की साइड पे। प्रोडक्ट्स की साइड पे देखें तो हाइड्रोजन के तो 4 के 4 पूरे आ गए, ऑक्सीजन का 1 एटम है। ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल 4 एटम्स थे, इधर प्रोडक्ट की साइड पे 1 एटम है, मीन के 3 एटम उसके बच गए। तो जो चीज़ बच रही है वो एक्सेस में है, मीन के ऑक्सीजन एक्सेस में, और जो चीज़ पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बर्निंग ऑफ कोल इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ये नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिटिंग रिएक्टेंट की, कि अगर हम कोल को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन इन एक्सेस है और कोल जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। रेस्टिंग ऑफ आयरन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें आयरन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसके अलावा एफएससी की बुक में या शायद मैट्रिक की बुक में एक एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग सी दी हुई थी, शायद कबाब और सैंडविच टाइप की, तो वो भी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो ऐसे कोई भी रिएक्शन जिसमें हमने किसी एक एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को कम्प्लीटली कंज्यूम करवाना है तो वहाँ पे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट यूज़ करके अपने एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को कम्प्लीटली कंज्यूम करवा सकते हैं। इसके अलावा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज़।
मीन के जो हमारे पास लेस एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है हमें उससे ज़्यादा मिकदार में लेके और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, सबसे पहले सारे रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ़ मोल्स अलग अलग कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। फिर प्रोडक्ट के मोल्स हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। ठीक है, कि किसी एक रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट के हम मोल्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम निकाल लेते हैं अलग अलग। फिर जो रिएक्टेंट हमारे पास कम प्रोडक्ट के मोल्स देगा वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास यील्ड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। यील्ड की दो टाइप्स होती हैं, एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड अमाउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर परफॉर्मिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड अमाउंट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। जो जस्ट हम पेपर पे कर रहे होते हैं वो थ्योरेटिकल यील्ड होगी, और जो एक्चुअल यील्ड होती है इट इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। इसकी रीज़न ये है कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है तो उसमें कुछ जो है वो इनएक्सपीरियंस पर्सन और कुछ और हमारे ऑपरेटर्स में कोई फॉल्ट हो सकता है। जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया जा रहा है वहाँ पे इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट हो सकता है, तो कोई भी फैक्टर जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड को कम कर सकता है। जबकि जो हमारे एक्चुअल यील्ड को, जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है देन एक्चुअल यील्ड। और एक्सपेरिमेंटल टर्म है एक्चुअल यील्ड, और थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो एक थ्योरेटिकल टर्म है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होते हैं वो दोनों यील्ड्स को कंट्रोल करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन या परसेंटेज यील्ड की बात करें तो इसका ये फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। इससे हम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन या फिर परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। उसके बाद कुछ मेजर एलिमेंट्स लिखे हैं यहाँ पे 3 मेन सिस्टम्स में, अर्थ क्रस्ट में, ओशन में और एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 7.8% है। ओशन के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ऑक्सीजन 86% है ओशंस में, हाइड्रोजन 11% है और क्लोरीन 1.8%। एटमॉस्फेयर में देखें तो नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट है 78%, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गोन 0.9%। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मैस नंबर जो होता है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मैसेज की बात करें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो जो प्रोटॉन है उसका मैस होता है EMU में 1.007 EMU, न्यूट्रॉन का 1.0087 EMU होता है और इलेक्ट्रॉन का 5.486 × 10⁻⁴ AMU। प्रोटॉन का ग्राम्स में देखें तो 1.672 × 10⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का 1.674 × 10⁻24 ग्राम, और इलेक्ट्रॉन का 9.106 × 10⁻28 ग्राम। यहाँ पे आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मैस सबसे कम है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का तकरीबन इक्वल होता है, और वैल्यू भी याद कर लें। उसके बाद एप्लीकेशन हैं आइसोटॉप्स की। फास्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90 जो हैं ये बीटा रेडिएशंस खारिज करते हैं और इनको स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। फास्फोरस 32 इसके अलावा लेबल्स DNA फॉर जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च में भी इन्हें यूज़ किया जाता है फास्फोरस 32 को। स्ट्रॉन्शियम 90 का एक और यूज़ है कि स्टडीज़ बोन फिजियोलॉजी एंड फॉर्मेशन, बोन फिजियोलॉजी और फॉर्मेशन की स्टडी के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट 60 ट्रीट्स ट्यूमर और कैंसर विद इन द बॉडी, ये गैमा रेडिएशन शो करते हैं, तो इसलिए इनसाइड द बॉडी अगर ट्यूमर या कैंसर हो तो कोबाल्ट 60 को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोबाल्ट 60 का एक और यूज़ है, इट्स स्टेरिलाइजेस मेडिकल इक्विपमेंट्स। आयोडीन 131 को यूज़ किया जाता है ग्वाइटर की ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा थायराइड कैंसर एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास टेक्नीशियम 99, इसको बोन ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कार्बन 14 कार्बन डेटिंग या जो हमारे पास होता है रेडियो एक्टिव डेटिंग, उसके लिए यूज़ किया जाता है। डेट्स आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स एंड ट्रेसेस मेटाबॉलिक पाथवेज। यूरेनियम 235 इट फ्यूल्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुनिया की कामयाबी के अलावा आखिरत की कामयाबी के लिए कोशिश करें। नमाज लाजमी पढ़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मामूल में दुरूद शरीफ का विर्द करने की आदत अपनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।